तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारा यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व का सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना। तो हम लोगों ने सेट 3 तक हल कर चुके थे और हमारा चौथा स्टार्ट करना था। तो चलिए हम लोग चौथा सेट स्टार्ट करते हैं, जिसका सेट नंबर 4 है 2024-346 FAB कोड का। ठीक है, तो इसका खंड अ पहला खंड है, जिसका पहला सवाल क नंबर, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट मीटर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्ट मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही भौतिक राशि होते हैं। तो दोनों भौतिक राशि किसका होते हैं, एक होता है E बराबर F/Q होता है। ठीक है, E बराबर F/Q होता है और E बराबर V/L होता है। ठीक है, इसका न्यूटन प्रति कूलम और इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो लिख दिया जाएगा यहाँ पे कि हमारा वायु क्षेत्र की तीव्रता का है, ये दोनों मात्रक है, तो हमारा वायु क्षेत्र की तीव्रता का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कालांतर होता है। विभव और धारा में क्या कालांतर होता है, तो विभव और धारा में हमारा क्या होता है, जीरो कालांतर होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो चूंकि हम देखिए यहाँ पे किस तरह लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे पहला के लिए हम लोग पहला के लिए लेकर आए हैं। पहले के लिए क्या हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि E बराबर F/Q होता है और मीटर प्रति कूलम हो जाएगा इसका। अब V/D या L होता है तो वोल्ट प्रति मीटर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। ठीक है, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दूसरा हमारा दूसरे का ख का नंबर क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव एवं धारा में कालांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है पीएन संधि डायोड के पी सिरे को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिए। यदि पी सिरे को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए और इसमें कह रहा है डायोड एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पे डायोड में होगा, यानी लगाने पर डायोड में क्या होगा। तो देखिए चूंकि कह रहा है यहाँ पे क्या, पी पीएन संधि डायोड, तो पीएन डायोड पहले बना दिया जाए। देखिए इस प्रकार हमारा क्या बनता है, देखिए ये हमारा पी क्षेत्र होता है, ये हमारा एन क्षेत्र होता है पट्टी। ठीक है, ये एन क्षेत्र, ये हमारा पी क्षेत्र है। ठीक है, तो कह रहा है इसको पृथ्वी से जोड़, पी क्षेत्र को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो पृथ्वी से भू से जोड़ दिया जाए। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी से जोड़ दिए हम। अब पृथ्वी से जोड़ने के बाद इस तरह कह रहा है एन क्षेत्र में 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट तो भी किसमें ऋणात्मक है। ठीक है, ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक है, -2.02 वोल्ट होता है। पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, चूंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी से जोड़ने के बाद विभव कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, हमारा 0 वोल्ट जो है बड़ा है -2.2 वोल्ट से, बड़ा है ना। ठीक है, तो बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, चालन होगा। ठीक है, हम लिख देंगे चालन होगा। घर नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर रहे हैं। ये दो नाभिक क्या है, संलयन की क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं संलयन की क्रिया सूर्य में होती है। ठीक है, सूर्य में संलयन की क्रिया होती है। संलयन क्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होता है, दो नाभिक क्या होते हैं, दो बड़े नाभिक छोटे नाभिक में क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, ये संलयन की क्रिया होती है। तो M द्रव्यमान का एक नाभिक बनते हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो इस संदर्भ में सही संबंध क्या होगा, तो M1 + M2 बराबर है, और दूसरा दिया है M1 + M2 बड़ा हुआ है M से। तो चूंकि यहाँ पे तीसरा कह रहा है M1 + M2 बड़ा हुआ M से, इनमें से या कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, M1 + M2 बड़ा हुआ M से। ठीक है, क्योंकि M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिक है, तो दो नाभिक है और एक M है, यानी दो और एक मिल कितना, यानी दो है, दो बराबर है, और ये कहते हैं बराबर बड़ा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला है अगला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फोटान की गतिज ऊर्जा का सूत्र
क्या होगा? तो फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? चूंकि आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है फोटॉन के लिए? ई बराबर mc, ठीक है, ई बराबर mc होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर हमारा क्या होता है? एच न्यू, ठीक है, ई बराबर हमारा होता है एच न्यू। ये समीकरण 1 एच न्यू यानी फोटॉन के संदर्भ में, और एक ये होता है आइंस्टीन के लिए क्या होता है? mc², ठीक है, mc²। तो दोनों का तुलना अगर कर दिया जाए तो तुलना करने पर हमारा क्या हो जाएगा? mc² बराबर इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू, ये न्यू है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच न्यू c², ठीक है। चूँकि आवृत्ति बराबर क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? सी बटे लैम्डा होता है, ठीक है। तो सी बटे लैम्डा लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान रख दिया जाए म्यू के स्थान पे, तो एच और यहाँ पे हो जाएगा सी लैम्डा c², ठीक है। तो ये तो सी कट जाएगा और एक सी यहाँ पे चला जाएगा, तो एच अपान सी लैम्डा, ठीक है, सी लैम्डा यम बराबर। तो ये हमारे द्रव्यमान के संदर्भ में ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए है, तो हमारा चौथा नंबर है एच अपान सी लैम्डा। तो ये हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगला कह रहा है, इसमें अगला कह रहा है एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलम्ब आवेश है, तो गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो धातु गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। तो चूंकि देखिए यहाँ पे एक गोला धात्विक यानी चालक गोला है, यानी क्या है? यदि मान लीजिए गोला है, ठीक है, चूँकि लोग जानते हैं गॉस के अनुप्रयोग में होता है, तो चालन है तो आवेश बाहर दिया जाएगा, बाहर दिया जाता है। यदि कोई पिंड है, यदि चालक है तो इसको क्या किया जाता है? बाहर आवेश दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे Q बराबर 0 होता है, ठीक है। तो चूंकि E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q बटे r²। तो यहाँ पे देखिए R कितना भर दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कहा है क्वेश्चन में, हमारा कहा है 5 सेंटीमीटर 10 कूलम्ब का आवेश दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा r² 5 है, 1/4πε0, और Q, चूँकि हमारा Q क्या होता है? शून्य होता है। केंद्र पे क्या होता है हमारा? शून्य, कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पे शून्य है और यहाँ पे 5 है, तो कोई क्या होगा? यहाँ पे E बराबर हमारा 0 ही होगा। जब आवेश शून्य तो कहाँ से कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, यानी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा खंड ब। तो खंड ब कह रहा है, हमारा खंड ब है, अब खंड ब नंबर, ठीक है। खंड ब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन 2 का क नंबर, वाहनों में पश्चदर्शी उत्तल दर्पण के दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। हम आपको आंसर ही बता दिए, यानी वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। क्योंकि हम लोग जानते हैं वाहनों में साइड मिरर जो होता है, क्या कौन सा दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, जिसका वस्तु छोटा दिखाई देता है और सीधा वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है, जो वास्तविक और सीधा बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ बताइए। तो कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन वह न्यूनतम क्या होता है? क्या लिखते हैं? तो हम लिखेंगे, देखिए लिखने का प्रोसेस किस तरह होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि वाहनों के साइड दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का होता है, जो वस्तु को क्या करता है? छोटा, वास्तविक सीधा वह प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उसमें ख नंबर हमारा कहा है कार्यफलन का अर्थ बताइए। तो कार्यफलन का इंग्लिश कहता है वर्क फंक्शन। तो वह न्यूनतम आवृत्ति यानी यह वह न्यूनतम ऊर्जा होता है, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो किसी धातु के पृष्ठ से, कोई धातु होता है जो किसी धातु के पृष्ठ से
किसी धातु की पृष्ठिका होता है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। किसी धातु की पृष्ठिका होता है उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसे हम W या फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ W बराबर होता है H न्यू, ठीक है, H न्यू नॉट होता है। जहाँ पे W हमारा क्या है, कार्यफलन है, और H हमारा क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है हमारा 6.6 × 10⁻⁻34 जूल प्रति जूल सेकेंड होता है। और म्यू नॉट हमारा क्या है, देहली आवृत्ति होती है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं R नॉट A और A पर 1/3 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए R = R नॉट A पर 1/3, जहाँ R नॉट एक नियतांक होता है जिसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 फर्मी होता है, ठीक है। इतना हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। चूँकि हम लोग पहले भी सेट में कर चुके हैं, ठीक है, सेम टू वही क्वेश्चन है। देखिए कैसे चेंज करेंगे वो सभी प्रोसेस, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा और क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, सबको पता है। और 60 में फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1000 × 3600 सेकेंड हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमारा डब्ल्यू और P/T होता है, और PW/T यानी जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। जो कार्य होता है ये हमारा सेकेंड होता है, यानी समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10⁻³ वाट, यहाँ देखिए वाट इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे जूल सेकेंड, और यहाँ पे 3600 सेकेंड, ये सेकेंड खत्म हो जाएगा, और 36, और यहाँ पे 10 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 0 2 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 3 यानी 5, और एक स्थान तक शुद्ध मान तक निकाला जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है हमारा 1 किलोवाट घंटा में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंग किसी आवेशित छड़ के निकट कोई आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ को रख दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई यदि आवेशित छड़ के निकट अनावेशित छड़ को रख दिया जाता है तो क्या होता है, तो आवेशित क्षण विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही हमें बताना है। चूँकि हम लोग जानते हैं जब आवेशित जो आवेशित क्षण होता है, तो आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण को लेकर जाते हैं, रख दिया जाता है। तो अनावेशित क्षण जो होता है, जो अनावेशित क्षण होगा उस पर प्रेरण के कारण चूँकि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आवेश को आवेशित करने की प्रक्रिया कितने प्रकार से, आवेशन द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा करते हैं, और एक प्रेरण द्वारा करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेरण के द्वारा उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित क्षण का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगला है, कह रहा है जब सीधे, यानी 4 नंबर है, सीधे धारावाही चालक पर, यह आप लोग समझे, लिख लीजिएगा। बोल रहे हैं कि जब क्या, इस क्वेश्चन यहीं से लिख सकते हैं, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ को रख दिया जाता है, तो यहाँ से लिखा, तो उस पर क्या होता है, प्रेरण के कारण अनावेशित छड़ पे क्या होते हैं, विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक है। विपरीत आवेश आ जाता है, जिससे आवेशित छड़ का भी होकर होता है, कम हो जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आई होप ये अच्छी तरह आप लोग को समझ में आया होगा, और एक एक क्वेश्चन आप लोग का करिएगा, नोट करते चलिएगा, जिससे आप लोग का नोट तैयार होता जाएगा और आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। सीधे धारावाही चालक तार, यानी सीधा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करिए। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करिए। चलिए हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा है अनंत लंबाई का आवेशित क्या है, चालक है, जो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्या होता है, चित्र में देखिए, जब कोई
आवेशी जब चालक में क्या होता है, धारा प्रवाहित किया, जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जब किसी चालक तार में क्या होता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो लगातार क्या होते हैं, धारा को प्रदर्शित करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड स का तीसरा का पहला क, धर्मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, धर्मापी की सुग्राहिता, तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि एकांक प्रति यानी प्रति एकांक विक्षेप यानी प्रति एकांक धारा विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, और उसे किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे धारा की सुग्राहिता कुंडली में क्या करते हैं, प्रवाहित प्रति एकांक धारा विक्षेप को कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक यानी प्रति एकांक धारा विक्षेप को यहाँ से अभी लिख सकते हैं, यानी प्रति एकांक धारा विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा की सुग्राहिता कहते हैं। तो इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, इससे S और I से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख देंगे प्रदर्शित करते हैं। तो SI बराबर क्या होता है, यानी फाई और I यानी एकांक धारा के विक्षेप को, ठीक है, धारा की सुग्राहिता कहते हैं। इस प्रकार हम सूत्र से भी कर सकते हैं, यानी एकांक यानी प्रति एकांक धारा के विक्षेप को, यानी प्रति या इसे एकांक पढ़ा ही जाता है, इसे प्रति एकांक। देखिए सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा उत्पन्न कर देंगे, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र से हम किस प्रकार परिभाषा निर्मित करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जिसे प्रति पढ़ते हैं, और एकांक धारा विक्षेप ये विक्षेप है, धारा विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, कितना आसान हो गया ना। तो चूंकि हम जानते हैं फाई बराबर NIAB होता है, NIB, और C हमारा क्या, स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में बल होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक होता है। तो यहाँ पे हम जब मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे NAB और बटा C हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कहा है किस प्रकार आप बढ़ाएंगे, तो हम धारा को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे SI के क्या है, अनुक्रमानुपाती है ना, यहाँ पे SI जो है अनुक्रमानुपाती 1/C। तो यदि C का मान हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, SI का मान बढ़ा, धारामापी की मान हम क्या कर सकते हैं, सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे NAB दिया था, यदि NA और B, NAB क्या है, हमारा कुंडली है, फिर की संख्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है, B है चुंबकीय क्षेत्र है। इसके मानों को क्या करते हैं, बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, धारा की सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके मानों को बढ़ा के धारा की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा का अर्थ को समझाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शक्ति गुणांक, चूंकि शक्ति गुणांक में पता है कास फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं और वाटहीन धारा कहते हैं। इसमें प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, शून्य हो जाता है, फिर भी उसमें धारा बहती है, तो इस प्रक्रिया को वाटहीन धारा कहते हैं। तो चलिए शब्दों में लिख लेते हैं। तो शब्दों में यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम सूत्र के माध्यम से भी समझा देंगे आप लोग को। ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे तरह कॉन्सेप्ट समझ में आए, जिससे परीक्षा में न भूले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा ना तो परीक्षा में आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक, तो इस पर पहले आप प्रश्न में क्या करेंगे, जिस प्रकार प्रश्न दिए इस तरह हम लिख देंगे, क्या उत्तर डालेंगे, और जिसका होगा वह खंड डाल के और उतना उत्तर उसका ख नंबर उत्तर डाल के, इस प्रकार हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक परिपथ में विभवांतर भी तथा धारा I के बीच कालांतर को कैसे पता चलते हैं, फाई के बीच कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे P हमारा क्या है, पावर है, यानी शक्ति सामर्थ्य से कहते हैं, शक्ति सामर्थ्य। VIRMS यानी VIRMS क्या होता है, VRMS यहाँ पे आई नहीं रहता, ठीक है ना, ये आई मत कीजिएगा। VRMS और IRMS रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती वर्ग माध्य मूल मान नहीं याद करते हैं, वही वाला है,
उसी का है, प्रतिवर्ती धारा का है यह, ठीक है। तो यह कस फाई जो लगा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। और वाटहीन धारा क्या कहता है, ऐसा धारा जिसमें किसी परिपथ में प्रवाहित धारा करने पर जो व्यय शक्ति गुणांक प्राप्त हो जाती है, यानी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। यानी इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यही सेम यही है। और काश भाई यही हमारा जब जीरो हो जाता है तो क्या कहलाता है, वाटहीन धारा कहलाता है। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से समझिए और इसे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ग नंबर तीसरा ग है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई वाई इतना, यानी 3 × 10⁻⁷ साइन और 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 वोल्ट प्रति मीटर है। तो तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान तथा चुंबकीय जो क्षेत्र है का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। चूँकि यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, हम लिख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि हमारा क्वेश्चन में दिया है, देखिए हमारा तीसरा का क्या है, ग नंबर है, ठीक है। तीसरा का ग है जिसमें हमारा दिया है, लिखेंगे सर्वप्रथम दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ई वाई इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁻7, ठीक है। और यहाँ दिया है साइन, ठीक है, 0.5 × 10⁻3, ठीक है, 3x, ठीक है, यहाँ 3 है, 3x, उसके बाद प्लस 1.5, ठीक है, 1.5 है, × 10⁻11। और हमारा क्या यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, टी है ना, हाँ टी वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा और वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। चूँकि वैद्युत क्षेत्र का समीकरण से चूँकि हम लोग जानते हैं, एक ग्राफ होता है, ये हम समझा रहे हैं, ये मत लिखिएगा आप लोग, हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, ठीक है। इस प्रकार जब हमारा ग्राफ बनता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब निकलती हैं, ठीक है, एक्स वाई अक्ष में, ये हमारा इस पर नहीं होगा, इस प्रकार होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऊपर होता है, इसे वैद्युत क्षेत्र ही कहते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। यही हमारा क्या है, ओमेगा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र के का है, समीकरण है, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है। और नीचे हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसी प्रकार इसमें भी, और इसमें भी हमारा क्या होता है, धारा होता है, और इस तरंग संचरण की दिशा होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी होता है, यहाँ पे हमारा बी नॉट, ये हमारा उच्चतम यानी शिखर मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बी बराबर हो जाता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। और इसे इस तरह लिखना हो तो बी नॉट बी इक्वल टू लिख सकते हैं साइन, यदि हम इसे प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे, के एक्स इधर कर देंगे और प्लस ओमेगा टी लिख देंगे, ठीक है। इसे भी उसी प्रकार कर देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए इसको, आप लोग समझ गए होंगे ही। विद्युत चुम्बकीय तरंग में हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारा तरंग संचरण की दिशा होती है, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जो एक दूसरे का होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये अर्थात लंबवत होते हैं। तो हम इससे जब तुलना करेंगे, देखिए ये हम लिखेंगे यहाँ पे कि ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए ई नॉट का मान दिया है
3 गुणे 10 पे घात -7, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे, के का वैल्यू भी दिया है 0.5 गुणे 10 पे घात 3। देखिए यहाँ पे यक्स है, तो ये देखिए यक्स यहाँ पे देखिए इस तरह वैल्यू आप देख सकते हैं। और ये हमारा ओमेगा का मान दिया है 1.5 गुणे 10 पे घात 11, ठीक है। यहाँ पे टी है, देखिए यहाँ पे भी टी है, इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई लैम्डा होता है। चूंकि इसमें पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पहले तरंगदैर्ध्य पूछा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान, यहाँ पे देखिए तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान, देखिए यहाँ पे तरंगदैर्ध्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो तरंगदैर्ध्य के लिए देखिए हमारे यहाँ पे के बराबर 2 पाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो हमें आप क्या करेंगे, के का मान, देखिए के का मान रख दिया जाए, तो के का मान क्या है हमारा 0.5 गुणे 10 पे घात 3 है और 2 पाई गुणे लैम्डा है, ठीक है। इतना हो गया। तो आप जब इधर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा लैम्डा 0.5 गुणे 10 पे घात 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई, ठीक है। और जब इधर लैम्डा यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो 2 पाई 0.5 गुणे 10 पे घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, देखिए 2 गुणे 3.14 पाई का मान रखने पर और 0.5, ठीक है। और ये ऊपर हमारा चला जाएगा गुणे 10 पे घात -3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा ना, तो 3 हो गया। और ये हमारा क्या करेंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब दशमलव को हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे यदि हम दशमलव को यहाँ पे हटाएं तो देखिए 2 गुणे 3.14 गुणे 10 पे घात ये -3, ये -3 हो गया। और -3 ये हमारा देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 10 पे घात -1 होगा, ये दशमलव के लिए। अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 गुणे 3.14, ठीक है, गुणे 10 पे घात -3 गुणे ये 10 पे घात 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है 5 है। तो ये देखिए 1 है तो इसे हटाइए, 1 है तब भी हमारा ये होगा, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 4 गुणे 3 दशमलव क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए हमारा लैम्डा का वैल्यू है, ठीक है। तो 4 गुणे 3.14 गुणे 10 पे घात -3 है। आप इसे गुणा कीजिए, 4 चौक को 16, 4 का 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, और 4 5 4 3 12, 12.56 गुणे 10 पे घात -3 लैम्डा का मान निकल गया हमारा यहाँ पे। तो हमारा लैम्डा का मान निकल गया यहाँ पे तरंगदैर्ध्य का, ठीक है, तरंगदैर्ध्य मान, ठीक है, तरंगदैर्ध्य का मान निकल गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। हम चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करते हैं, तो हम चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होता है हमारा, चूंकि हम लोग जब विद्युत चुंबकीय तरंग जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारा होता है ई, जो हम आपको यहाँ बताया ना, ई नॉट ऊपर रहता है, तो ई नॉट और बी नॉट इक्वल टू सी, यानी प्रकाश की चाल के क्या होता है बराबर होता है। ये हमारा क्या है तरंग का क्या होता है गुण है, यानी उसका क्या होता है, प्रकृति जब पूछता है 2 नंबर 3 नंबर में हमारा, जब 1 नंबर में बहुविकल्प में पूछता है, ये हमारा पूछता है, ठीक है, कि उसके विशेषताओं के लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताओं के लिखिए, उनके गुणों के लिखिए, तो हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा सी के बराबर होता है, ठीक है। यदि क्या रहता है हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना, तो बी नॉट हमें निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसका क्या है समीकरण ए है, यही हमारा समीकरण, इसी मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बी नॉट ज्ञात करना पड़ेगा, तो बी नॉट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, तो बी नॉट बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी से गुणा कर दीजिए इधर ई नॉट, और जब यहाँ बी छोड़ेंगे तो सी नीचे चला जाएगा, तो बी नॉट
एकदम बढ़िया कंसेप्ट से हम बता रहे हैं। देख लीजिए एक एक गो, देखिए जिस प्रकार क्या है सूत्र, सूत्र से बस सूत्र याद होना चाहिए, तो सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, सभी मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ई नॉट सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये इतना हमारा हो सकता है ना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ई नॉट का मान हमारा दिया ही है प्रश्न में ही, हम यहाँ पे तुलना जब किए हैं, देखिए यहाँ पे ई नॉट का मान निकाले हैं, तो क्या है 3 गुणे 10⁻7, वो भी माइनस में है ना, माइनस में है। और इस प्रकाश की चाल चूँकि हम जानते हैं 3 गुणे 10⁸ होता है निर्वात में, प्रकाश की चाल पता ही है। तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो बी नॉट इक्वल टू, ऊपर देखिए नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो ए भी जाकर माइनस हो जाएगा, तो -7 और -7 यानी 8 है, यहाँ पे 8 है, सॉरी 8 है, तो 8 7 15 हो जाएगा, 10⁻−15। तो ये हमारा क्या हो गया, बी नॉट का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, विद्युत चुम्बकीय यानी चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण लिखेंगे, चुम्बकीय लिखेंगे चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण। ठीक है, समीकरण बी बराबर क्या होता है, बी नॉट साइन क्या है के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानों को क्या करेंगे, सभी मानों को पुट कर देंगे। बी नॉट का मान 10⁻−15 और यहाँ पे साइन है तो साइन के एक्स का मान, के का मान हमारा उस प्रश्न में ही दिया था, तो के का मान हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0.5 गुणे, ठीक है 0.5 प्रश्न में जी दिया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में है ही, यहाँ पे 0.5 गुणे 10⁻, क्या हो जाएगा हमारा 3, प्रश्न देखते रहिएगा, यक्स प्लस ओमेगा का मान हमारा इसमें दिया ही है 1.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5 गुणे 10⁻11, यहाँ पे टी हो जाएगा। और बोल्ट नहीं होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान निकालें तो यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा ना, वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है टेस्ला, तो यहाँ पे टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यानी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण निकालना है, तो वैद्युत यानी चुम्बकीय क्षेत्र, सॉरी बार बार हम वैद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, ये चुम्बकीय क्षेत्र है, तो चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए पी नॉट का मान निकालें, जो क्या है चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होगा। इस प्रकार हमारा टेस्ला होगा। इस प्रकार हम क्या किए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर लिए। आई होप ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छी तरह समझ में ना आया तो ये वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा पीछे करके। ठीक है, आई होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, घ नंबर प्रतिचुम्बकीय तथा अनुचुम्बकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। ठीक है, तो अंतर समझाना है, क्योंकि ये हम सेट 1 में करा चुके हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो के जाके ज़रूर एक बार देखें। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं किस सेट में था। तो पहला सेट का हमारा देखिए, पहला सेट कोड नंबर हमारा देखिए, पहला सेट 346 एफएस का 8वां नंबर। देखिए यहाँ पे हमने जब चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुम्बकीय प्रतिचुम्बकीय व लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद बताए हैं। सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर बस दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है चुंबकत्व के आधार पे। ठीक है, तो चुंबकत्व के आधार पे है, तो आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अच्छी तरह से एक एक शब्द हमने क्या किया है, बता दिया है, कम से कम 55-66 इन लोग इसका और इसका करके लाइन से बताए हैं। तो जाइएगा आराम से उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक क्या हुआ, आज के लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या यहाँ से सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अच्छी तरह समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी जो भी होगा आप लोगों से जो उम्मीद हो सकता है यही उम्मीद होगा। ठीक है, देखिए हम आपको पूरा कंटेंट अच्छी तरह से दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी सवाल हो फिजिक्स का, तो कोई भी आप लोग का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमारे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री क्या हमारा क्या है, इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री
ठीक है। फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का तो चल ही रहा है अंशाल, केमिस्ट्री का भी चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का 7वां सेट का दूसरा पार्ट आज पड़ गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, अगर जो भी भाई न देखे हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैथ का भी अंशाल शुरू हो गया है, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, मैथ का भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी हमारा क्या है, इस चैनल पे पढ़ा हुआ है, यानी कराया गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से सभी बातें क्लियर हो गए होंगे और ये सभी क्वेश्चन का होंगे अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो भी कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से अपने पढ़ाइयों को क्या किएंगे, जारी किए होंगे। और अब टाइम है नहीं, मान लीजिए दिसंबर है, अब दिसंबर तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जनवरी, यानी 1 महीना बचा हुआ है। अच्छे तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, अपना तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।